नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइनेंस विद आलोक पे। लास्ट एपिसोड में मैंने बात करी थी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है। आई होप हमारे 2 मॉड्यूल्स देखने के बाद आप लोगों ने भी अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर दिया होगा। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि कोई आदमी आपको बोले कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और 1 साल के बाद आपको 40% गेन मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा उस इन्वेस्टमेंट से, तो आप सोचेंगे कि कहीं 40% गेन कभी 1 साल में मिलता है क्या। आप एकदम से तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी कुछ छोटा मोटा रिस्क तो समझते ही हैं अपनी पहले से जानकारी से। तो आज हम इन्वेस्टमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसे कहते हैं रिस्क एंड रिटर्न। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। आज का एपिसोड हमारा 22 है, मॉड्यूल 3 इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स का, और टॉपिक है रिस्क और रिटर्न क्या होता है और क्या हाई रिटर्न हमेशा हाई रिस्क के साथ आता है या नहीं आता है। हमारे वीडियो का मैसेज ये है कि हर इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क तो एसोसिएटेड रहता ही है, तो रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी होता है। जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने फाइनेंशियल गोल्स, अपने रिस्क एपिटाइट, इन्वेस्टमेंट के रिस्क और रिटर्न, उसके साथ अपना सही बैलेंस बना करके चलते हैं। सही बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है, इसलिए रिस्क और रिटर्न के रिलेशनशिप को समझना बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझेंगे तो आपकी जितनी भी हार्ड अर्न मनी है वो आपको लॉस मेकिंग हो सकती है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रिस्क क्या होता है, व्हाट इज रिटर्न, रिस्क और रिटर्न का क्या रिलेशनशिप होता है, हाई रिटर्न के पीछे छिपे हुए रिस्क को समझेंगे, इन्वेस्टमेंट को सेलेक्ट करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। देखिए, रिटर्न क्या होता है। रिटर्न ये होता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है और उस इन्वेस्टमेंट को करने के बाद जो आपको प्रॉफिट मिलेगा या लॉस होगा उस इन्वेस्टमेंट में, उसको रिटर्न कहते हैं। तो लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, तो इसलिए रिटर्न हमेशा केवल पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपने उसको किसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दिया, और 1 साल के बाद अगर उसकी वैल्यू 1,10,000 रुपए हो जाती है, तो कहने का मतलब हुआ कि आपको 10,000 रुपए का गेन, 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, विच इज इक्वल टू 10% ऑफ द वैल्यू। और वहीं अगर 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 95,000 रह जाए तो आपको 5,000 रुपए का लॉस लगा, विच इज 5%। तो आपने देखा कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट के बाद उस इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। यही रिटर्न है। तो रिटर्न कैन बी पॉजिटिव, रिटर्न कैन बी नेगेटिव, एंड द रिटर्न इज रिटर्न। रिस्क क्या है? अगर आपने कोई एक्सपेक्टेड रिटर्न सोचा कि भाई इस इन्वेस्टमेंट के बाद मेरा ये एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाए, और वो एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं मिला, तो वो होता है रिस्क की वजह से। और ये डिपेंड करता है मार्केट में जो अप डाउन आते हैं। जब आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी चैनल के थ्रू, तो जो अप डाउन होता है वही अप डाउन रिस्क को दर्शाती है, और उसी रिस्क की वजह से आपके जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न होता है वो प्रभावित होता है। तो रिस्क का मतलब केवल लॉस नहीं होता है। रिस्क का बेसिक मतलब होता है कि अनसर्टेनिटी, पता ही नहीं है कि बिहेवियर क्या होगा। आपने आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, एक बार मान के चलते हैं कि स्टॉक मार्केट में कोई रकम लगाई, तो कोई भी आदमी मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा उसके बिहेवियर को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। अब जब बिहेवियर को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते तो सर्टेन है ही नहीं। जैसे अगर ये सोचा कि नहीं मैं लगा देता हूं और मार्केट तो आज 5% 10% अप जाएगा तो मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, तो मार्केट के बिहेवियर को कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता। जब कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता तो वो अनसर्टेन है। तो यही अनसर्टेनिटी रियल मायने में रिस्क कहलाती है और आपके प्रॉफिट या लॉस को प्रभावित या इंपैक्ट करती है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स में अप डाउन कम हो सकता है, कुछ में ज्यादा हो सकता है, और कुछ में हो सकता है कि अप डाउन नहीं हो, जहां पे फिक्स इनकम में आपने इन्वेस्ट कर रखा हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट कैसा है, बट देयर विल बी अ रिस्क। तो रिस्क हमने समझा है कि इट इज अनसर्टेनिटी, कोई भी मार्केट के बिहेवियर को नहीं पहचान सकता है, यही रिस्क होता है। रिस्क और रिटर्न का क्या रिलेशनशिप होता है? नॉर्मली क्या होता है, जो लो रिस्क होता है उसमें लो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है। कम रिस्क है तो आपको रिटर्न भी कम ही मिलेगा। हायर रिस्क है तो जरूरी नहीं है कि वो हायर रिटर्न दे ही दे, बट हाँ उसमें एक पॉसिबिलिटी जरूर होती है कि आपको हायर रिटर्न मिल जाए। तब जहां अगर हायर रिस्क है, अगर हायर प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज है, तो वहां पे लॉस, हाई लॉस की भी पॉसिबिलिटीज होती हैं।
तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाई रिस्क जो होता है उससे आपको हाई रिटर्न मिल जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है, बिकॉज ये सारी चीजें मार्केट सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि मार्केट अप बिहेव करेगा या मार्केट डाउन बिहेव करेगा। ये रिलेशनशिप रिस्क और रिटर्न के बीच में केवल और केवल एक जो पॉसिबल मार्केट में अप डाउन आते हैं उस पॉसिबिलिटीज से हमारे इन्वेस्टमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा कि भाई हमारा इन्वेस्टमेंट अप होगा या डाउन होगा, गेन अप होगा या डाउन होगा, उस चीज को दर्शाता है। तो रिस्क ओनली टेल्स अस दैट कि वेदर वी विल एंड अप मेकिंग गुड प्रॉफिट्स और वी विल एंड अप मेकिंग लॉस। तो यहां पे आप एक ग्राफ देख सकते हैं, एक एक्स एक्सेस पे हम लोगों ने रिस्क को प्लॉट किया है और वाई एक्सेस पे हम लोगों ने रिटर्न को प्लॉट किया है। तो एक्स एक्सेस पे रिस्क है और वाई एक्सेस पे रिटर्न है, तो यहाँ पे एक लीनियर लाइन है जो ऊपर चढ़ती हुई है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे इसमें मैं आपको दिखाता हूं, तो जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जा रहा है तो रिटर्न भी बढ़ रहा है, और जैसे जैसे रिस्क कम होता जा रहा है तो यहाँ रिटर्न भी कम है। तो यहाँ देखिए आप, हाई रिटर्न है, यहाँ हाई रिस्क है, ये हाई रिटर्न है, हाई रिस्क है, ये हाई रिटर्न है, ये हाई रिस्क है। तो इस तरीके का ये जो ग्राफ है अपवर्ड ट्रेंडिंग का है, रिस्क और रिटर्न में ये रिलेशनशिप होती है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, पॉसिबिलिटी है, कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ देखिए, रिस्क और रिटर्न में इसी लाइन को हमने प्लॉट किया है। तो जो लोएस्ट होता है वो बैंक डिपॉजिट होता है। हमने पिछले वीडियो में भी बात किया है कि बैंक डिपॉजिट्स कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए रखे जाते हैं। आपने इन्वेस्ट कर दिया है, अगर नॉर्मल सेविंग्स बैंक अकाउंट है तो आपको 2 से 4% का जो नॉर्मल इंक्रीमेंट होता है वो ब्याज मिल जाएगा। और स्वीप इन एफडी किया हुआ है एक टर्म के बेसिस पे, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, वहां पे गेन आपको 6 से 7% का भी देखने के लिए मिल सकता है। तो लीस्ट रिस्की होते हैं बैंक डिपॉजिट्स, या लोएस्ट रिस्क बता रखा है। दूसरा होता है आपका पब्लिक सेक्टर के जो बॉन्ड्स होते हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं वो जो बॉन्ड्स देती हैं, जो 8-9% के इंक्रीमेंट पे 8-9% के रेट पे जो बॉन्ड्स इशू करते हैं, उसको क्या कहते हैं कि उसमें रिस्क मीडियम है तो रिटर्न भी मीडियम है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कोई कॉर्पोरेट कंपनीज डिबेंचर्स वगैरह इशू करती हैं, वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी इसी श्रेणी में आते हैं। फिर आते हैं म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स में भी रिटर्न डिसेंट होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि रिस्क के साथ साथ रिटर्न भी बढ़ रहे हैं। तो ऊपर चढ़ते हुए जितने भी ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट टाइप हैं, वो रिस्क को दर्शाते हैं कि भाई इनमें हाई रिस्क है, इसी ऑर्डर में। ये भाई पहले बैंक डिपॉजिट है, उससे ज़्यादा रिस्की पब्लिक सेक्टर है, उससे ज़्यादा रिस्की कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, उससे ज़्यादा रिस्क म्यूचुअल फंड्स हैं। फिर आपके इक्विटी आ गई, और इक्विटी के बाद आ गए वेंचर फंड्स। तो जो हम ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी आते हैं। तो ये तमाम तरीके के जितने भी ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स आपने देखे हैं, ये रिस्क रिटर्न प्रोफाइल के ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट टाइप में, रिटर्न भी बढ़ता जाएगा। ये केवल एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है, कोई गारंटी नहीं है। इन्वेस्टमेंट टाइप्स एंड रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप देखते हैं। सेविंग्स बैंक अकाउंट में नॉर्मली कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए ओपन किया जाता है, जिसमें गारंटीड इन्वेस्टमेंट होते हैं 2 से 4%, या स्वीप इन एफडी में 6 से 7%। रिस्क बहुत कम होता है, ये हमने ग्राफ में देखा। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कम ही है, अप टू 7% का। फिर जैसे फिक्स इनकम प्रोडक्ट्स हुए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हुए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हुए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हुए, इसमें लो टू मॉडरेट रहता है, इसमें रिस्क भी मीडियम टू मॉडरेट रहता है। फिर आते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जो हम स्टॉक मार्केट के अंदर डायरेक्ट स्टॉक परचेज करते हैं। रिस्क बहुत हाई होता है, बिकॉज स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बाद जैसा मार्केट कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि वो अप ये जाएगा या डाउन जाएगा, तो रिस्क हाई होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जैसे इन्वेस्टमेंट किया 2 दिन के बाद मार्केट 15% टूट गया, तो आपने जिस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसकी वैल्यू 15% गिर जाए, तो आपकी जो वेल्थ है, अगर 10 लाख रुपए है तो सीधे 1.5 लाख रुपए कम हो जाएगा। और इसका पॉजिटिव साइड क्या है कि अगर मार्केट ने 10% 15% अप ले लिया, तो 2 दिन के बाद ही आप देखोगे कि आपको 10 लाख रुपए 11 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिस्क काफी ज्यादा हाई होता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, तो गेन और लॉस भी उसी प्रोपोर्शन में होता है। नॉर्मली इसमें जो एक्सपेक्टेड रिटर्न पोटेंशियल होता है, ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं किया जाता है। अगर आप ट्रेड करते हैं, ट्रेडर करते हैं, इंट्राडे बाइंग करते हैं, तो वो बात अलग है कि वो ट्रेडिंग के अलग प्रिंसिपल्स होते हैं। लेकिन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स जनरली रिस्क को आयरन आउट करने के लिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए ही इस प्रोडक्ट को यूज किया जाता है।
और सबसे ज्यादा रिस्की स्पेक्यूलेटिव फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, आपने ये टर्म तो सुनी ही होगी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, जो हम अपने कोर्स में आगे कवर करेंगे बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे ज्यादा स्पेक्यूलेटिव असेट्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं, सबसे ज्यादा रिस्की। उसमें तो ऐसा होता है कि अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए हैं तो आप उसमें इस तरीके का नेगेटिव पोटेंशियल होता है कि 80 से 90% तक आपकी पूरी रकम साफ हो सकती है। ये इतना डेडली होता है, इतना डिफिकल्ट होता है, इतना रिस्की होता है। तो जिन लोगों का रिस्क एपिटाइट बहुत ज्यादा है और जिन लोगों को बहुत रिटर्न चाहिए, नॉर्मली वो लोग इन प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। रिस्क इज वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई, बिकॉज क्योंकि मार्केट, जैसे मैंने बोला कि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, तो इन प्रोडक्ट्स के अंदर काफी ज्यादा रिस्क होता है, बहुत ज्यादा अनसर्टेन होता है, बहुत ज्यादा अनसर्टेन होता है। यू मे नॉट बी एबल टू नो कि भाई कमोडिटीज का प्राइस जो है, जिसके ऊपर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डिपेंड करता है, वो किस तरीके से और कैसे बिहेव करेंगे, अप बिहेव करेंगे या डाउन बिहेव करेंगे। और ये जो टेबल बनाई है मैंने इन्वेस्टमेंट टाइप को रिस्क और उनके एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ कंपेयर करके, ये केवल एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया गया हुआ है कि ताकि एक ख्याल आए कि भाई इस तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं और उसमें इस तरीके की रिस्क और रिटर्न की रिलेशनशिप होती है। और देखा जाए तो हर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की अपनी एक, जिसे कहते हैं ना कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, अपनी एक स्पेसिफिक विशेषता होती है और उन सबके रिजल्ट्स अलग अलग होते हैं। तो हो सकता है जैसे म्यूचुअल फंड एक अच्छा रिटर्न देते हैं जो एक मॉडरेट रिस्क टेकर है, वहीं आपको बैंक के प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है जहां आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, जहां पे आपकी कैपिटल पूरी प्रोटेक्टेड होती है। वो एंटायरली डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, आपका टाइम होराइजन क्या है और किस तरीके से आपने अपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को चुना है। तो यहाँ हर प्रोडक्ट की जो विशेषता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो डिफरेंट होती है और वो हर आदमी के हिसाब से अलग तरीके से काम करती है। गलतियां क्या करते हैं हम नॉर्मली हाई रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि रिस्क देखना होता है कि उस इन्वेस्टमेंट में रिस्क कितना है। और हम क्या करते हैं, हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटीज, हाई रिटर्न्स को देख के, उसके हिस्टोरिक चार्ट देख करके रिस्क एनालिसिस करना भूल जाते हैं। तो रिस्क को कभी भी इग्नोर नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि एक आपकी हार्ड अर्न मनी है, आप उस हार्ड अर्न मनी को पैसिव इंक्रीमेंट के लिए, अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, और पता चला कि आपको इन सारी चीजों की समझ नहीं है, रिस्क कैलकुलेट नहीं किया और पता चला ओरिजिनल कैपिटल ही लॉस कर दिया, तो कितना डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी। इसलिए हमेशा अपने रिस्क एपिटाइट, अपने बिहेवियर, अपने गोल्स के हिसाब से ये गलती बिल्कुल मत करना, रिस्क को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अगर रिस्क इग्नोर करोगे तो स्टॉक मार्केट में तो भैया ऐसा है कि पूरी पूरी की कैपिटल जो है, पूरा इन्वेस्टमेंट भी वाइप आउट होने की गुंजाइश रहती है। तो केवल रिटर्न ही नहीं देखना है हमारे को उसकी रिस्क को भी समझना है और जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने सलाहकार से बात कीजिए, पढ़िए, रिसर्च करिए, तब जाकर कोई डिसीजन लीजिए। बिकॉज एक जो मीडियम क्लास फैमिलीज होती हैं, मैं जानता हूं कि कितना डिफिकल्ट होता है उनके लिए लाइवलीहुड और इनकम अर्न करना, और जैसा उनको सेव करके, इन्वेस्टमेंट करके कैपिटल ग्रोथ में जाना है, तो उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि उनकी कैपिटल का लॉस नहीं होना चाहिए। उनको एटलीस्ट जो सर्टेन एवरेज रिटर्न्स हैं वो तो मिलने ही चाहिए, इसलिए गलत डिसीजन कभी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मेन उद्देश्य क्या है कि इन्वेस्टमेंट को प्लान करते वक्त हमेशा रिस्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केवल रिटर्न्स या गेन उस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के केवल वो ही नहीं देखने चाहिए। रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकता है? आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियर रखिए। नॉर्मली लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स जो 20 साल 25 साल में आपने प्लान किए हुए हैं, उनमें रिस्क कम होता है। बिकॉज ऐसा होता है कि इवेंचुअली मार्केट रिकवर करता है। एक वक्त मैंने देखा था मार्केट 20,000 भी था, 30,000 भी था, आज मार्केट 75,000 भी है, 80,000 तक भी जाएगा, 90,000 भी जाएगा। तो इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट रिकवर करता ही करता है। और जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, जो रियल इन्वेस्टर है, मैं ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूं, जो रियल इन्वेस्टर्स हैं, वो डेफिनेटली अच्छा खासा गेन करके कमाते ही हैं। तो जैसा लास्ट एपिसोड्स में भी मैंने बताया हुआ है, पिछले वीडियोस में, कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरीके से लॉन्ग टर्म में काम करती है। इसलिए बार बार बोलते हैं कि इन्वेस्ट अर्ली सो दैट टाइम का पूरा कंपाउंडिंग फैक्टर का आप लोगों को गेन मिल जाए। इसलिए फाइनेंशियल गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको उतना अच्छा गेन नहीं मिले, आपको एवरेज गेन मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली होगा ही होगा। ये सब रिसर्च्ड है, काफी सारी सक्सेस स्टोरीज अवेलेबल हैं पब्लिक डोमेन में। जैसे फाइनेंशियल गोल्स और इन्वेस्टमेंट होराइजन, मैंने दोनों की बात एक साथ ही कर ली है रिस्क को मैनेज करने के लिए। इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा होगा तो काफी अच्छी वेल्थ क्रिएशन अपने इन्वेस्टमेंट से की जा सकती है।
अब जैसे बात करिए कि मार्केट का बिहेवियर कोई भी प्रोडक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि मार्केट कब अप जाएगा, कब डाउन जाएगा, ये सारी चीजें अनसर्टेन रहती है। तो उस अनसर्टेनिटी को बचने के लिए हमेशा ये ध्यान रखना कि एक इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। वो कैसे? जैसे आपने 5 लाख रुपए मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए लॉन्ग टर्म गोल के लिए, और हो सकता है 2 साल हुए आपको इन्वेस्ट करे हुए, और 2 साल के बाद मार्केट आपने देखा डाउन चल रहा है 10%। तो उस समय 2 साल के बाद आपकी फंड की वैल्यू होगी 5 लाख से, अगर 10% कम है तो 4.5 लाख रुपए। और उसी 2 साल के बाद या 1 साल के बाद आपको कोई लेटेस्ट से 1 लाख रुपए खर्चे की जरूरत आ गई और आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? जो 4.5 लाख वैल्यू का आपका इन्वेस्टमेंट है वो सस्ते दामों में आपको बेचना पड़ जाएगा। तो आप यहां गेन करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे, उल्टा आपको लॉस लग गया, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट सस्ते दामों में बेचने पड़ गए। इसके लिए तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है ना। तो इसलिए इमरजेंसी फंड, जैसा मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है, ताकि जो आपके इन्वेस्टमेंट, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है एक अच्छी वेल्थ बनाने के लिए, उसमें कोई लॉस मेकिंग में आपको सेल ना करना पड़ जाए, सस्ते दामों में सेल ना कर जाए। इसीलिए पहले जब हम इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो मैंने 2 सेफ्टी नेट्स बताए थे कि एक तो आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए और दूसरा इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ये होना बहुत जरूरी है। ये आपको बचाएगा और इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा प्रोटेक्टेड रखेगा। डाइवर्सिफिकेशन अपनाएं, जैसा मैंने बताया था कि डाइवर्सिफिकेशन मींस एक ही जगह सारा पैसा नहीं डालना है, आपको अलग अलग करके पैसा डालना है। ताकि क्या होगा कि अगर मान के चलो कि कोई इन्वेस्टमेंट आपका आगे मूव नहीं कर रहा है, कोई और मूव कर रहा है, तो वो दोनों बैलेंस हो जाएगा। अगर वही 5 लाख रुपए जैसे एक आपने एक प्रोडक्ट में डाले होते, आप कुछ गोल्ड खरीद लीजिए, कुछ स्टॉक्स ले लीजिए, कुछ म्यूचुअल फंड, कुछ बैंक एफडी, तो रिस्क डिवाइड हो गया। तो अगर मार्केट अगर कम जा रहा होगा, अगर 1 लाख रुपए मार्केट में कम अगर गए, अगर मार्केट डाउन हुआ तो 1 लाख रुपए की वैल्यू हो सकता है कम हो जाए, और वहीं आपने कुछ हिस्सा गोल्ड में है तो गोल्ड अगर बढ़ रहा होगा तो ये सारी चीजें न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, बजाय इसके कि सारा पैसा एक जगह लगाने से। तो डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर डिटेल इस कोर्स में हम आगे स्टेप बाय स्टेप समझने ही वाले हैं। यहाँ तो आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बता दिया है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब विविधता, आपको अपना रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। वो जैसे कहते हैं ना कि सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए, बिकॉज अगर वो बास्केट टूटेगी तो 10 की 10 अंडे टूट जाएंगे। और वैसे भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो बोलते हैं कि कुछ पैसे पर्स में रखो, कुछ जेब में रखो, कुछ पीछे वाली पॉकेट में रखो, कुछ बैग में रख लो, कुछ अटैची में रख लो। अटैची गुम जाएगी तो भी पैसा है आपके पास, पर्स लूट लिया किसी ने तो भी पैसा है, प्लस ऊपर की जेब किसी ने काट ली तो पर्स है आपके पास। तो डाइवर्सिफिकेशन आपको सेव कर लेता है कि टोटल लॉस ना हो। तो डाइवर्सिफिकेशन आपको टोटल लॉस की सिचुएशन से पूरा बचा करके चलता है। छोटा 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 10 जगह बचा करके चलिए, उससे काफी गेन मिलता है। ये एक सेविंग की दृष्टि से राइट स्ट्रेटेजी होती है, और हर लोग डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर डाइवर्सिफिकेशन करता ही करता है, और क्योंकि वो सारा लॉस एक जगह बुक नहीं करेगा, कहीं पे कोई लॉस होगा तो दूसरी जगह उसका आपको गेन भी मिलेगा, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अपने रिस्क एपिटाइट को जरूर समझ लें। अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो बैंक एफडी और स्वीपिन एफडी है आपके पास, और अगर मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं आप तो आपके लिए म्यूचुअल फंड है। हाँ, ज्यादा रिटर्न बनाने हैं, काफी अच्छा फंड है, काफी अच्छा कैश अवेलेबल है, रिस्क ले सकते हैं, टाइम होराइजन लॉन्ग है, तो डेफिनेटली इक्विटी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी जैसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को तलाश सकते हैं जहां लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बिल्ड करेगा। बट ये जानना जरूरी है कि मेरा रिस्क प्रोफाइल कैसा है। क्या मैं घबरा जाऊंगा जल्दी से अगर मार्केट 20% गिर जाए, 25% गिर जाए मेरे इन्वेस्टमेंट करने के बाद? ये चीजें बहुत समझने की जरूरत होती है। अपने रिस्क एपिटाइट को जरूर समझें। तो रिस्क को मैनेज करने के ये 5 तरीके बताए हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म तक आपका हमेशा साथ देंगे, और एक आपके लिए गाइडिंग कंपास बने रहेंगे ताकि आप आउट ऑफ द लाइन नहीं हो जाए। फाइनेंशियल गोल्स क्लियर हो, इन्वेस्टमेंट होराइजन को समझना, इमरजेंसी फंड बनाना, डाइवर्सिफिकेशन किसे कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन को कैसे यूज करें, और अपने रिस्क एपिटाइट के अनुसार ही इन्वेस्टमेंट करें। एक रियल लाइफ स्टोरी है, राहुल और सीमा हैं, दोनों ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। राहुल केवल सबसे ज्यादा रिटर्न के पीछे पड़ा हुआ है, सीमा अपने गोल और टाइम होराइजन और रिस्क एपिटाइट को बेहतर समझती है। कुछ सालों के बाद मार्केट में अप डाउन आएंगे तो राहुल, क्योंकि उसने केवल हाई रिटर्न के पीछे पड़ा था, वो घबरा जाएगा, वो डिफिकल्टी में आ जाएगा, सस्ते में बेच देगा, वेल्थ अक्यूमुलेट नहीं कर पाएगा, तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा। और वहीं पे सीमा यहाँ पे थोड़ा सा
कैलकुलेटेड लगती है, प्लान लगती है, तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ये राहुल के कंपैरिजन में अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएगी। तो यहाँ पे लर्निंग क्या हुई, तो इन्वेस्टमेंट में केवल प्रोडक्ट जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसी पे डिपेंड नहीं करता है, आपका डिसिप्लिन कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, प्लान्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, सही डिसीजन लेते हैं, सही तरीके से रिसर्च करके काम करते हैं, तो डेफिनेटली लॉन्ग टाइम में आप भी अपनी एक सक्सेस स्टोरी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में जरूर तय कर सकते हैं, जरूर आ सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल को हमेशा ध्यान रखें कि प्लान और ऑर्गेनाइज है ना, कितना कितना इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी आप कह लीजिए या नियम कह लीजिए या रूल कह लीजिए कि हाई रिटर्न की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो केवल पॉसिबिलिटीज होती हैं, गारंटी कोई भी नहीं कर सकता, बिकॉज मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। वो अप मूव करेगा, डाउन मूव करेगा, आज करेगा, कल करेगा, 5 साल के बाद करेगा, कोई भी नहीं जानता है। तो इसीलिए हायर रिटर्न केवल एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, उस पॉसिबिलिटी की होप में हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। अगर कोई आपको गारंटी देता है तो आप ये बात मान के चलिए कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। अगर वो आपको बेवकूफ नहीं बना रहा है तो आप बेवकूफ बन रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ता हूं कि आप ऐसी बेवकूफी बिल्कुल भी ना करें। कोई भी किसी भी गारंटीड रिटर्न को प्रॉमिस नहीं कर सकता है, हर आदमी केवल पॉसिबिलिटीज ही बताता है। तो जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ये सब पॉसिबिलिटी का ही गेम खेल रहे हैं, कोई गारंटी नहीं देता है। और लो रिस्क मतलब जीरो रिस्क समझ लेना ऐसा नहीं है, लो रिस्क है लेकिन जीरो रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट में किसी ना किसी टाइप का रिस्क तो होता ही है, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उस रिस्क को समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, ये बहुत जरूरी है। बिना रिस्क को समझे कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो भी एक बेवकूफ़ी की श्रेणी में ही आएगी। बेवकूफ मत बनिए, रिसर्च करके पहले रिस्क को समझिए, अपनी प्रोफाइल को समझिए, अपने डिसिप्लिन को समझिए, तभी जाके आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी सक्सेसफुल होएगी और एक आप अच्छी वेल्थ बिल्ड करने में कामयाब होंगे। तो आज के एपिसोड में हमने सीखा कि रिस्क क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, रिस्क और रिटर्न में क्या रिलेशनशिप होती है, क्यों हाई रिटर्न गारंटीड नहीं होते हैं, मार्केट पे डिपेंड करते हैं और हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है। रिटर्न का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और इन्वेस्टमेंट करते वक्त किन किन बातों का हमारे को ध्यान रखना चाहिए। आज क्या कीजिए, आज बैठिए आप और एक लिस्ट बनाइए अपनी कॉपी में और लिखिए कि आपके गोल्स क्या हैं, आपके टाइम होराइजन क्या है, आपका रिस्क एपिटाइट लो है या मीडियम है। और फिर ये सोचिए कि कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या वो आपके गोल और रिस्क एपिटाइट के अनुसार है या नहीं है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, ताकि मैं उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। अगर आपको 2 ऑप्शन दिए जाएं, एक में कम रिस्क है और एक में ज़्यादा रिस्क है, एक में कम रिटर्न है, एक में हाई रिटर्न है, रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप है, तो आप क्या फैसला करेंगे इन परिस्थितियों में? अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, जितना इम्पॉर्टेंट रिटर्न है उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिस्क को जानने में है, क्योंकि सारा गेम रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनना इज पार्ट 1। द पार्ट 2 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द रिस्क। बिना रिस्क समझे केवल रिटर्न के ऊपर डिपेंड होकर के कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और वो आपके रिस्क एपिटाइट के लाइन में होना चाहिए। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे एसेट एलोकेशन क्या होता है और क्यों सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स अपने पूरे पैसे को अलग अलग असेट्स में लगाते हैं, एक जगह पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। एपिसोड 23 का एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं कि हम एसेट एलोकेशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो व्हाट एसेट एलोकेशन इज, व्हाई सक्सेसफुल इन्वेस्टर डोंट इन्वेस्ट एवरीथिंग इन वन एसेट क्लास, हाउ टू बैलेंस इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड एंड कैश, why asset allocation often has a bigger impact on long term results than trying to pick the best investment। ये हम अपने आने वाले एपिसोड में एसेट एलोकेशन के अंदर करेंगे, जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से एसेट चूज करते हैं अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से और एक अच्छा वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज मैं इसी तरीके की जानकारी के लिए आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं ताकि आपकी जानकारी इंक्रीज हो। हमेशा याद रखिए, इट स्टार्ट्स विद आपके फाइनेंशियल गोल्स और टाइम होराइजन क्या है।
अगर टाइम होराइजन लॉन्ग है तो आप बेहतर रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप को समझ सकते हैं और एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। रिस्क इज मोर इंपॉर्टेंट, रिस्क को जानना रिटर्न जानने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप ये बोलते हैं कि मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं तो आपने अपनी रिस्क प्रोफाइल समझ ली है, आप उसी तरीके के इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। कोई भी न्यूज, टेलीग्राम मैसेज, व्हाट्सएप से प्रभावित नहीं हुई है, बिकॉज एक जने के लिए जो स्ट्रैटेजी होती है वो दूसरे के लिए नहीं होती है, और दूसरे के लिए जो स्ट्रैटेजी होती है वो तीसरे के लिए नहीं होती है। हम लोग सब इंडिविजुअल्स अलग हैं, हमारे सर्कमस्टांसेस अलग हैं, हमारी नीड्स वांट्स अलग हैं, हमारा इनकम लेवल अलग है। जब इतनी सारी चीजें अलग हैं तो सबकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी अलग अलग ही होती है। बट इस सारे गेम में, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे ईटीएफ ले रहे हैं, चाहे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ले रहे हैं, चाहे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन सब का रिस्क बहुत डिफरेंट होता है, सबके लिए एक समान नहीं होता है, सब में रिटर्न अलग होता है। रिटर्न की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता है, ना मैं दे सकता हूँ, ना कोई भी, किसी भी कार्यालय का चीफ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कितना भी अच्छा इन्वेस्टर हो, वो केवल गाइड कर सकते हैं, आपको एक कंपास बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में मूव करना है। बाकी खुद की रिसर्च करके ही, समझकर ही कोई प्रयोग या कोई इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की जानकारी लेकर के विथ एसेट एलोकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।